ये पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी है, इजराइल और पैलेस्टीन। आखिर क्या हुआ है इन दोनों के बीच और इन दोनों में से गलत कौन है? 6 अक्टूबर 1973 इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था और ठीक 50 साल बाद 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया। केवल 20 मिनट के अंदर हजारों मिसाइल्स ताक दी गई इजराइल के ऊपर। हजारों मासूम इजरायली लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। और केवल मिसाइल्स ही नहीं, हमास वाले ट्रक का यूज करके, बुलडोजर का यूज करके बॉर्डर को तोड़कर इजराइल के अंदर घुस आए। उन्होंने पैराग्लाइडर्स का सहारा लिया। ये पैराग्लाइडर्स हवा में लोगों को गोलियां मार रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। बहुत सारे आतंकी बोट का इस्तेमाल करके इजराइल के अंदर घुस आए, लोगों को उनके ही घरों में बंदी बना दिया, कई लोगों की जानें ले ली। इजराइल के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला किया था हमास ने। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है और इसका फुल फॉर्म है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया। ये इसका फुल फॉर्म है। ये टेररिस्ट ग्रुप गाजा पट्टी नाम की छोटी सी जगह पर एक्टिव रहता है और यहीं से इसने इजराइल पर हमला किया था और इस छोटे से हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल ने वॉर अनाउंस किया। लेकिन आखिर हमास ने ऐसा क्यों किया, ये जानते हुए भी कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे बेस्ट है और इस हमले के बाद इजराइल हमास को छोड़ेगा नहीं। और पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ भी। इजराइल के हमलों ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास के आतंकवादियों को तो मारा ही, लेकिन उसके साथ ही कई इनोसेंट पैलेस्टीन लोगों की भी जान चली गई। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक छोटे से टेररिस्ट ग्रुप ने इतना बड़ा अटैक आखिर कैसे किया। 20 मिनट के अंदर अंदर हजारों मिसाइलें इजराइल पर छोड़ दी। ये हमला इतना भयंकर था कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम, जो कि हवा में मिसाइल्स को मार गिराने के लिए बनाया गया था, वो भी फेल हो गया। आखिर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में क्या दुश्मनी है? क्यों हमास इजराइल को दुनिया के नक्शे से ही मिटा देना चाहता है? और क्या ऐसी कोई घटना भारत में भी हो सकती है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमास की पूरी हिस्ट्री और साथ ही जानेंगे इजराइल और पैलेस्टीन की दुश्मनी के इतिहास को। ये दौर था 19वीं शताब्दी का, जब जूइश यूरोप के अलग अलग देशों के अलग अलग हिस्सों में रहते थे और पैलेस्टीन भी एक ऐसी ही जगह थी जहाँ पर कुछ जूइश लोग रहते थे। पैलेस्टीन में ही एक जगह है जेरूसलम, जिसको जूइश लोग अपना पवित्र स्थान मानते हैं। पूरी दुनिया में जूइश लोग फैले हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उनका खुद का कोई देश नहीं था। वो जहाँ पर भी रहते थे उनको हेट मिलता था और इस हेट के पीछे था क्रिश्चियंस का एक बिलीव कि ज्यूइश के वजह से ही जीसस को क्रूसीफाई किया गया था। अब जो कि जेरूसलम ज्यूइश लोगों का स्पिरिचुअल होमलैंड था, तो धीरे धीरे दुनिया भर के ज्यूइश यहाँ पर इकट्ठा होने लगे। लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि यहाँ पर केवल ज्यूइश ही नहीं बल्कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियनों का भी पवित्र स्थान है और ये तीनों कम्युनिटीज इस जगह पर अपना हक जताती है। अब मैं आपको पैलेस्टीन और जेरूसलम के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फ्यूचर में, मतलब अभी के टाइम में, ये जो पैलेस्टीन था ये पूरी तरह से इजराइल बन चुका है और ये जो सारा मुद्दा है, ये सारी लड़ाइयाँ जो चल रही है, ये इजराइल के ज्यूइश और अरब मुस्लिम्स के बीच की ही लड़ाई है। 1882 में पैलेस्टीन में केवल 24,000 ज्यूइश थे, लेकिन इनकी आबादी बढ़कर 1940 में 90,000 से ज्यादा हो गई। जब धीरे धीरे यहाँ पर इनकी आबादी बढ़ने लगी तो इनके मन में एक विचार आया, अपना एक देश बनाने का विचार, जहाँ पर केवल ज्यूइश रहते हों। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि पैलेस्टीन और जेरूसलम वाले इलाके में मुस्लिम्स आबादी मेजोरिटी में थी और ये जो जेरूसलम था ये था पैलेस्टीन के अंदर और पैलेस्टीन पर शासन चलता था ऑटोमन साम्राज्य
राज्य का। लेकिन जब 1918 में पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब ओटोमन एम्पायर बुरी तरह से इस युद्ध में हार गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने जेरूसलम और पैलेस्टीन में अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया और लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ज्यूइश लोगों से ये वादा किया था कि अगर हम युद्ध जीत जाएंगे तब हम पैलेस्टीन में आपका एक अलग सा देश बना देंगे जहां पर ज्यूइश लोग रह सकते हों। इसी दौरान जर्मनी में हिटलर ने ज्यूइश लोगों की मास किलिंग की थी जिसे आप जेनोसाइड के नाम से जानते हो और इस मास किलिंग की दहशत पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा थी कि सारी दुनिया के ज्यूइश भागकर जेरूसलम और पैलेस्टीन के इलाकों में आने लग गए थे। इनकी आबादी तेजी से बढ़ रही थी और ब्रिटेन की गवर्नमेंट भी इन्हीं का साथ दे रही थी और यही बात यहाँ पर रहने वाले अरब मुस्लिम्स को पसंद नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर ज्यूइश और अरब मुस्लिम्स के बीच में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ये सब काफी लंबे समय तक चला। वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया और उसके बाद ब्रिटेन की हालत थोड़ी खराब हो गई थी। उनके पास ज्यूइश और अरब मुस्लिम्स के मुद्दे को सुलझाने के लिए ज्यादा रिसोर्स नहीं थे, तो उन्होंने ये सारा मुद्दा यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया और यूनाइटेड नेशंस ने इस प्रॉब्लम का समाधान निकाला जो था 2 स्टेट सॉल्यूशन। यहाँ पर पैलेस्टीन के 2 हिस्से कर दिए गए जिसमें से कि 55% का हिस्सा मिला ज्यूइश को और 45% जमीन मिली अरब मुस्लिम्स को, लेकिन जेरूसलम किसी को नहीं दिया गया। इस पर यूनाइटेड नेशंस ने अपना अधिकार, अपना एडमिनिस्ट्रेशन रखा। अब ज्यूइश लोग तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उनको 55% जमीन मिल गई थी, लेकिन अरब मुस्लिम्स इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे और पैलेस्टीन के आसपास के जो अरब देश थे वो भी इस 2 स्टेट सॉल्यूशन से एग्री नहीं थे। 14 मई 1948 को इजराइल ने स्टेट ऑफ इजराइल अनाउंस किया, मतलब उन्होंने खुद को ही आजादी दे दी, अपना एक देश बना लिया इजराइल नाम का। और जैसे ही ये हुआ अगले ही दिन मतलब 15 मई 1948 को अरब देशों के सपोर्ट से जो पैलेस्टीन के लोग थे उन्होंने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया और ये लड़ाई चली करीब 1 साल तक और 1949 में इजराइल ये जंग को जीत गया। हालांकि पैलेस्टीन का साथ देने वाले बड़े बड़े अरब देश थे इस युद्ध में, लेकिन फिर भी ये लड़ाई इजराइल के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर वो हारते तो उनका इस दुनिया से ही सफाया हो जाता और शायद इसी जज्बे ने उनको इस युद्ध में जीत दिलाई। और इस युद्ध के बाद इजराइल ने पैलेस्टीन की बची कुची जमीन जो अरब मुस्लिम्स के पास थी वो भी अपने कब्जे में ले ली। अब पैलेस्टीन के लोग केवल 2 एरिया में ही सिमट गए थे। एक था जॉर्डन के पास का एरिया वेस्ट बैंक और दूसरा था इजिप्ट के पास का एरिया गाजा स्ट्रिप। और पैलेस्टीन देश का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मतलब यहाँ पर जितनी भी पैलेस्टीन की जमीन थी वो पूरी तरह से ज्यूइश के अंडर में थी और वो इजराइल में आ चुकी थी। और जो पैलेस्टीन में रहने वाले 50,000 अरब मुस्लिम्स थे वो अपने ही देश में छोटी सी जगह पर सिमट कर रह गए थे और रिफ्यूजी ही बन गए थे। हालांकि कुछ लोग यहाँ से निकलकर अरब देशों में चले गए थे, लेकिन अरब देशों ने भी सभी अरब मुस्लिमों को अपने देश की नागरिकता नहीं दी। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट ने भी इन लोगों को नहीं अपनाया और ये लोग वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में ही सिमट कर रह गए। इस दिन को अरब मुस्लिम नकबा डे कहते हैं जो उनके लिए इतिहास का सबसे काला दिन है। इस दिन उन्हें अपनी ही जमीन पर रिफ्यूजी बनना पड़ा था और इस तरह इजराइल बना एक पावरफुल देश। लेकिन समस्या की शुरुआत यहीं से हुई क्योंकि पैलेस्टीन्स को लगने लग गया था कि हमारा देश, हमारी ज़मीन कहाँ है और अपना हक, अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए स्थापना की गई PLO की, जो था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट यही था कि अरब मुस्लिम्स को अपनी ज़मीन वापस मिले जिसे वो अपना देश कह सकें। इजराइल ने जो उनकी ज़मीन छीन ली है वो उनको वापस की जाए। 1967 में
सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन ने मिलकर फिर से इजराइल पर हमला किया। ये युद्ध करीबन 6 दिन तक चला और इसमें तीनों देशों की हार हुई। और इस लड़ाई के बाद इजराइल ने जो 2 बचे हुए हिस्से थे पैलेस्टीन के पास, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, इन दोनों को भी अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल वाला जेरूसलम भी इजराइल ने अपने ही कंट्रोल में ले लिया। और ये जिस दिन हुआ था उसे जूइश लोग जेरूसलम डे के नाम से बनाते हैं। अब पैलेस्टीन पूरी तरह से इजराइल बन चुका था। इजराइल के लोगों के पास, जूइश लोगों के पास 100% जमीन थी पैलेस्टीन की, लेकिन उसके साथ ही थे 2 मिलियन से भी ज्यादा पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। अब ये लोग एक ही जमीन पर रह रहे थे, लेकिन इन लोगों के विचार अलग अलग थे। ये दोनों ही पक्ष इस जमीन पर अपना ही हक समझते थे और इसीलिए इनके बीच में हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती थी। पीएलओ बनने का भी पैलेस्टीन लोगों को कुछ खास फायदा नहीं मिला, क्योंकि शुरुआत में तो पीएलओ ने वायलेंस का सहारा लिया, लेकिन बहुत ही जल्द वो लोग भी समझ गए कि लड़ाई करके इजराइल से जीतकर जमीन लेना इम्पॉसिबल है। उन लोगों ने अपना एक पॉलिटिकल विंग बनाया इंटरनेशनल लेवल पर, यूएन की मीटिंग्स में अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाई, लेकिन अरब मुस्लिम्स को पीएलओ का ये तरीका कुछ पसंद नहीं आ रहा था। बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए। इजिप्ट, इजराइल और पीएलओ की राजनीति में बहुत चेंजेस आए, लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं निकाल पा रही थी। तो अरब मुस्लिम्स ने इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला और सॉल्यूशन का नाम था हमास। ये एक टेररिस्ट ग्रुप था जिसका काम था वायलेंस करना, युद्ध करना, लड़ाइयाँ करना, और इसी तरह से वो जीतना चाहता था इजराइल से। अपनी ज़मीन वापस लेना उनका एकमात्र मकसद नहीं था। हमास का मकसद था इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से पूरी तरह से मिटा देना। 2006 में पैलेस्टीन में चुनाव में हमास की जीत हुई और उन्होंने गाजा पट्टी पर अपना कब्जा कर लिया और ये चुनाव गाजा पट्टी में हुआ आखिरी चुनाव था। उसके बाद से गाजा पट्टी पर हमास का ही कब्जा है। हमास और पीएलओ ये दोनों ही पैलेस्टीन के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स की विचारधाराएं आपस में नहीं मिलती। इजराइल का बेसिकली पूरा ध्यान पीएलओ और वेस्ट बैंक की तरफ था और इसी का फायदा उठाया गाजा पट्टी में मौजूद हमास टेररिस्ट ग्रुप ने। हालांकि इजराइल ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से आइसोलेट करके रखा है, मतलब ना यहाँ पर कोई एयरक्राफ्ट के थ्रू जा सकता है, ना ही पानी के रास्ते आ सकता है। ये गाजा पट्टी पूरी दुनिया से कटी हुई है। इसको इजराइल ने चारों तरफ से घेर कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मौजूद टेररिस्ट अंडरग्राउंड सुरंगों का यूज करके बाहर निकल जाते हैं। ये लोग ईरान से और अलग अलग मुस्लिम देशों से अपने लिए हेल्प लेते हैं। इनको $मिलियन में फंडिंग की जाती है ताकि ये लोग इजराइल के ऊपर आतंकी हमले कर सकें। इस्लामिक देशों का इनके ऊपर इतना हाथ है कि उन्होंने छोटी सी जगह से भी पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया है और अब इन लोगों ने घर में घुसकर मारने की स्ट्रेटेजी का यूज किया। 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:30 बजे जब इजराइल के आधे से ज्यादा लोग सो रहे थे, नींद में थे, तब इन लोगों ने हजारों की संख्या में मिसाइल्स छोड़ दी और वो भी मासूम इजराइल के नॉर्मल लोगों पर, जिन्हें ना युद्ध से कोई लेना देना था, ना वो सैनिक थे, ना ही उन्होंने कभी किसी तरह की लड़ाई लड़ी थी। इस हमले में कई लोगों की जानें गई और उसके बाद इजराइल ने हमास को इस दुनिया से मिटाने की ठान ली है। और अब ये बात दुनिया से छुपी नहीं है। जिस तरह से इजराइल हमास को खत्म करने के लिए एक के बाद एक हमले कर रहा है, उसमें गाजा पट्टी में मौजूद हमास के आतंकी तो मारे ही जा रहे हैं, लेकिन साथ ही वहां पर मौजूद मासूम लोग जो नॉर्मल पैलेस्टीन लोग हैं, उनकी जान पर भी बनकर आ गई है। उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कहां जाएं, क्योंकि इधर से इजिप्ट ने अपना बॉर्डर बंद कर रखे हैं और वो लोग इस साइड इजराइल में तो घुस ही नहीं सकते।
लेकिन अभी इजराइल में जो हो रहा है वहाँ पर गिल्टी कौन है? देखिए, बहुत से लोग पैलेस्टीन के लोगों को सपोर्ट करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि ये ज़मीन उनकी है, उनका हक है अपनी ज़मीन पर रहने का, और पैलेस्टीन के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इजराइल उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। पहले आप ये बात जान लो कि जब यूएन ने इस देश के 2 हिस्से कर दिए थे तब इसमें पैलेस्टीन के लोगों को भी 45% ज़मीन मिली थी, लेकिन इन्हीं लोगों ने 45% ज़मीन को लेकर बाकी के लैंड को भी ऑक्यूपाई करने के लिए खुद से युद्ध की शुरुआत की थी, और वो भी बाकी सारे अरब देशों के साथ मिलकर। अब ये लोग उस युद्ध में हार गए और उस हार की वजह से जो इनको 45% ज़मीन यूएन ने दी थी वो भी इनके हाथ से छिन गई। अगर ये युद्ध ना लड़ते और कोई और तरीका अपनाते तो शायद इनकी 45% ज़मीन तो ना छीनती। और दूसरी बात, जो लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखिए, हमास का उद्देश्य पैलेस्टीन की ज़मीन को वापस लेना नहीं है। उनका मकसद यही है, वो चाहते हैं कि इजराइल के लोगों को इस दुनिया से हटा दिया जाए, इजराइल का अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया जाए। हमास की लड़ाई किसी के हक की लड़ाई नहीं है, ये आतंकी ग्रुप है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जहाँ पर पैलेस्टीन में भी मासूम लोग हैं वहाँ पर इजराइल में भी मासूम लोग हैं, और हमास इन्हीं लोगों को मारने की बात कर रहा है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इजराइल बहुत बड़ी महाशक्ति है, इजराइल के पास इतना पावर है, उसे इस तरह से गाजा पट्टी पर हमले नहीं करना चाहिए, मिसाइल्स नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लोग उन हमलों में मारे जा रहे हैं। तो अब आप बताइए, आपके देश पर अगर कोई आतंकी ग्रुप अटैक कर दे, हजारों मिसाइल्स भेज दे, हजारों लोग मारे जाएं, तब आपका देश क्या करेगा? इजराइल ने भी वही किया, क्योंकि अगर वो हमास के हमले का जवाब नहीं देता तो हमास और ज्यादा हमले करता, वहाँ के लोगों को और भी ज्यादा मारता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इजराइल, पैलेस्टीन और हमास की हिस्ट्री के बारे में बेसिक आइडिया तो हो ही गया होगा।